हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है बीसीजी ग्रुप की तरफ से कि यहाँ पर जो आज नया ऑडिटर्स की तरफ से ऑडिटेड जो रिजल्ट है वो जारी हो गया 2024 का, मार्च 2024 तक का, जो कि 23-24 का जो रिजल्ट है पूरे साल का वो। तो उसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस है नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम यही है जो कि ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका था अनऑडिटेड वाला। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ज़रूर ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि कंपनी ने जो 2024 के अंदर में जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे 2024 के अंदर में नेट प्रॉफिट 688 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने यहाँ पर क्लेम किया कि कमाए हैं। पर ध्यान रखिएगा कि कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग सेल ऑफ सर्विसेज डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट से एक भी पैसा नहीं कमाया है। लास्ट वीडियो में किसी भाई ने कहा था कि इंडिया के अंदर में इनका बिजनेस है, मैं फिर भी बोल रहा था कि इनका इंडिया में कोई भी बिजनेस नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कम्प्लीटली फ्रॉम द एक्सपोर्ट सर्विसेज। इंडिया के बाहर से ही इनका मेन रेवेन्यू आ रहा है, सारा रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। पिछले साल 2023 में ज़रूर वहाँ इंडिया से 1,52,00,000 का रेवेन्यू था, बट इस साल तो पूरा का पूरा ही बाहर से ही है। सो एक जो कि पूरा ट्रैक बना पाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, कंपनी का यहाँ पे अगर एक चीज़ पे और ध्यान देते हैं तो कंपनी ने अभी तक एक इन्वेस्टमेंट किया था एंड यहाँ पे वूची मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको इनको खारिज करना है, मतलब हटाना है अपनी बैलेंस शीट से, तो इसको नुकसान में दिखाना है, जो कि इन्होंने अभी तक इस इन्वेस्टमेंट को नुकसान में नहीं दिखाया है। तो बैलेंस शीट में अभी भी ये बना हुआ है 168 करोड़ रुपीज़ का। तीसरा, मैं आपका एक चीज़ पे और ध्यान लेके जाना चाहूँगा, दैट इज़ दिस वन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स राइट हियर। अगर एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ मैं आपके ध्यान क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल 688 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं, तो वो सारे के सारे ही मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स में चले गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट, दिस वन 692 करोड़ रुपीज़ चले गए हैं। दैट मीन्स कि कंपनी ने जितना भी नेट प्रॉफिट निकाला है, पूरा खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल के, वो एक्चुअली कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में आया ही नहीं है, सारा एक चला गया। जबकि पिछले सालों में अगर डेटा को हम लोग चेक करते हैं तो पिछले साल तक कुछ ना कुछ हाथ में आ रहा था, बट इस साल कुछ भी नहीं आया है। अब यहाँ पे कई भाई बोलेंगे कि यहाँ पर तो कैश फ्लो के अंदर में 133 करोड़ पॉजिटिव के अंदर में ऑपरेटिंग दिखा रहा है, बिकॉज ये इसलिए दिखा रहा है कि इन्होंने डेप्रीशिएशन और जो अमोर्टाइजेशन है उसको ऐड कर दिया है। अगर हम लोग डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ पर 133 कैश फ्लो ये जो है पॉजिटिव नहीं, जबकि लगभग 150 करोड़ माइनस में रहेगा। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले ऐड करते हैं और फिर ट्रेड रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस होते हैं इनको माइनस करते जाते हैं, मतलब इनका एडजस्टमेंट करते हैं इनको। अब ये इस चीज़ को आप लोग कई चीज़ों में मायने में सही भी रहता है, बट कई चीज़ों के मायने में ये सही नहीं रहता है। किस तरीके से, कागज़ों में मान के चलिए आपने कोई एसेट खरीदा है, राइट, मान के चलिए आपने 10,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा जो कि आपको 2 साल तक काम में आने वाला है, तो आप क्या करोगे, कागज़ों में उसको 5,000 रुपये का पेमेंट करके दिखाओगे। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में एक भी रुपया नहीं है, आपको 10,000 रुपये का मोबाइल चाहिए, तो आपने बैंक से लोन लिया, राइट, और उसके ऊपर में 1,000 रुपये सालाना आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो टोटल EMI आपकी बनती है साल की कितनी, मान के चलो 6,000 रुपये पड़ती है, तो 500 रुपये महीना होगी लगभग। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन इज द एप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज योर EMI में इंटरेस्ट प्लस जो आपको बैंक ने पे किया, दोनों मिलाकर वहाँ पे आप बैंक को पे करते हो, तो वो EMI का जो पूरा अमाउंट होता है वो डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट होता है, जो कि आपको पूरा पे करना होता है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको एक डेप्रीशिएशन वाला जो पार्ट है, मतलब EMI का इंटरेस्ट के पार्ट को भी और जो पे कर रहे हो दोनों ही पार्ट को यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो ये अकाउंटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने को लगता है कि ये पॉजिटिव हो गया, बट एक्चुअली ये पॉजिटिव रियल सेंस में नहीं है, गुड सेंस में पॉजिटिव नहीं माना जाता इसको, राइट, क्योंकि एसेट आपके पास में 2 साल के लिए है तो आप ऑलरेडी उसका पेमेंट कर चुके हो, बैंक से आपसे पेमेंट लिया है, तो वो वैसे भी एसेट बेकार हो जाएगा। तो एसेट अगर बिक भी जाएगा, कल को मोबाइल चलो 2 साल बाद में आपका यूज़ नहीं हुआ, तो कुछ बिकने के बाद में आपके पास में कुछ मान के चलो 2,000 रुपये आ गए, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनती है कैश फ्लो के अंदर में, बट उसके अलावा यहाँ पर इसको पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नहीं माना जाता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ी दिक्कत है कि कमाई के हिसाब से कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा है। दूसरा, इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर भी चेक करते हैं, दूसरी चीज़ एक पे और ध्यान लेके जाना चाहूँगा आपका कि कंपनी ने इस साल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में जितना भी कंपनी का फिक्स्ड एसेट का साइज है दैट इज़ 1,053 करोड़ रुपीज़। इसके अंदर में इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिखाया है, राइट, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में
अब यहाँ पर ये इंटेंजिबल एसेट्स बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हैं, कुछ हमने जो एसेट्स ऐसे हैं हमारे पास में जो कि हाथ में नहीं ले सकते, जैसे कैसे आपके ज़मीन आपके पास में होगी तो वो टेंजिबल एसेट होती है जिसको आप छू सकते हैं, बिल्डिंग होगी उसको आप छू सकते हैं, वो एसेट हो गए। पैसा हो गया तो वो उसको आप छू सकते हैं। बट इनटेंजिबल एसेट जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वहाँ पे अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है कि इंटेंजिबल एसेट क्या है और जिसकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 6 महीने में रिड्यूस कर दी है। सो पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में इनके पास में सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा इनके पास में जो बैलेंस शीट का जितना साइज है उसका 3660 करोड़ तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में पड़ा हुआ है। तो पहले का रिकवर हो नहीं रहा है, नया बढ़ता ही जा रहा है, तो एक बहुत ही नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है कंपनी के सामने, साथ में ये बढ़ता ही जा रहा है। थर्ड, अगर हम लोग कैश इक्विवेलेंट भी चेक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास में अनपेड डिविडेंड पड़े हुए हैं। तो कैश ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में पड़ा हुआ है, बट दे आर नॉट पेइंग द अनक्लेम्ड डिविडेंड एज वेल। सो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और ये इनका जो लोन है, एडवांसेज हैं, ये भी बढ़ता ही जा रहा है। अब किसको लोन पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन चलो 2023 जो 24-25 का जो आएगा एनुअल रिपोर्ट उसमें पता चलेगा, और 2023-24 का आएगा तो उसमें भी थोड़ा कुछ पता चलेगा। बट लेट्स सी। तो अगर लिस्टिंग होती है इस कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक की अगर किसी भी प्राइस के ऊपर में, तो थोड़ा खतरे की घंटी अभी भी बैलेंस शीट को, इसके पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हुए अभी भी खतरे की घंटी लगी हुई है इसके ऊपर में। सो अभी तक इसको क्लीन चिट सेबी की तरफ से तो नहीं मिला है, और दूसरा अभी तक एक्सचेंज की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है लिस्टिंग का। अब देखते हैं वो कितना टाइम लेता है लिस्टिंग के अंदर में। बट स्टिल अगर एक आपको होप जो मिल सकती है वो इसके कैश इसके पास में पड़ा हुआ है, यहाँ से एक थोड़ी सी होप मिल सकती है, राइट। सो रेड सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर लिस्टिंग होती है तो निकलना सही रहेगा सही टाइम के ऊपर में। एंड एक थोड़ा बूम बना हुआ है। एंड दूसरा पॉजिटिविटी ये है इस अभी तक की कंपनी जो है रिजल्ट एटलीस्ट जारी कर रही है, पूरा का पूरा हैंग ही नहीं कर दे रही है, इन्वेस्टर्स के सामने कुछ ना कुछ एक रियलिटी सामने आ रही है, पूरा ऐसे लटका ही नहीं दिया है। तो ये दैट्स पॉजिटिविटी। और जो ऑडिटेड रिजल्ट आया है वो अनऑडिटेड के इस मुकाबले साफ ही है। तो इसका हम लोग मान के चल सकते हैं कि अभी तक जो 2024 के बाद जो भी रिजल्ट जारी किए अनऑडिटेड वो भी काइंड ऑफ सही ही होंगे। सो यहाँ पर थोड़ी सी सहूलियत मिल रही है, बाकी हालत तो खस्ता ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी कल मिलते हैं, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन अगर कोई नई अपडेट आती है कंपनी के ऊपर में तो उसके ऊपर में फिर से मिलते हैं। सी यू टुमारो।